हेलो दोस्तों, लाइफ लेसन कहानी में आपका स्वागत है। माँ, बाहर कैसा शोर हो रहा है? तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे छोटू, ये शोर कैसा है? अरे चाची, वो ठेकेदार की पत्नी ने जहर खा लिया है। उसको अस्पताल ले गए हैं सब। अच्छा चाची, मुझे कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ माँ, किस लिए इतना शोर हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो ठेकेदारनी ने जहर खा लिया। मर जाए तो अच्छा है, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अरे तू नहीं जानती बेटा, रुपयों की चमक धमक ने इसको इतना गिरा दिया कि क्या बताएं, ये औरत के नाम पर कलंक है। तभी छोटू की आवाज़ सुनाई दी, चाची, ओ चाची, आओ अंदर आ जाओ। छोटू, क्या हुआ, कुछ पता चला? आशा जी ने पूछा। हाँ चाची, उसकी हालत बहुत गंभीर है। सब बता रहे हैं ठेकेदार दूसरी औरत को घर ले आया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। ठेकेदार ने राधा को बहुत मारा पीटा। राधा ने घर से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कल वो अपने पहले पति के पास गई थी, उससे माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे अपना लो। अमन ने मना कर दिया, बोला जिस ऐशो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, अब तुमको तुम्हारी वही ज़िंदगी मुबारक हो। हमारी ज़िंदगी में फिर से जहर घोलने मत आओ। वहीं से लौटकर उसने ठेकेदार के घर के बाहर ही जहर खा लिया। सब कह रहे थे उसका बचना मुश्किल है। अच्छा चाची, चलता हूँ। ठीक है छोटू, ये सब किस्सा है मम्मी। नीसू अपनी माँ से, आशा जी से पूछा। अरे बेटा, ये एक अनोखी कहानी है। एक लंबी सांस लेकर आशा जी ने कहा, राधा यहीं पास में ही रहती थी अपने पति अमन और दो मासूम बच्चों के साथ। गरीब ही सही मगर बहुत खुश थे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में। मगर कहते हैं ना कि सुखी संसार को नज़र लगते देर नहीं लगती। वही हुआ राधा और अमन के साथ। अमन एक कपड़ों की शॉप पर काम करता था, इतना कमा लेता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। राधा भी कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहे थे जिसकी कल्पना वो किया करते थे। फिर भी दोनों जी जान से पूरी कोशिश करते रहते, मगर चादर से सिर ढकते तो पैर खुल जाता और पैर ढकते तो सिर खुल जाता। ऐसी ही जिंदगी चलती जा रही थी, मगर राधा जब अपने आसपास के लोगों को अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े गहने देखती तो बस उसका मन भी विचलित हो जाता। काश मेरे पास भी ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती तो कितना आनंद आता जीवन में। इसकी ये लालसा आए दिन पारिवारिक कलह का कारण ही बनने लगी थी। अमन राधा को हमेशा समझाने का प्रयास किया करता था, परंतु राधा समझने को तैयार नहीं होती। बस यही रट लगाए रहती, कैसे होगा इतने कम पैसों में गुजर बसर? मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए। बस इसकी रोज़ रोज़ के तानों से अमन भी परेशान हो जाता और सोचने लगता कि कहाँ से लाएं इतना पैसा जो अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, राधा और अमन के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन तो झुंझलाहट में अमन घर ही नहीं आया। दूसरे दिन जब अमन आया तो राधा बहुत रोई और वादा किया कि अब से उसे दुखी नहीं करेगी। राधा ने अमन से वादा किया और निभाने की कोशिश भी करने लग गई। लेकिन धीरे धीरे राधा का मन दुनिया की चकाचौंध में फिर उलझने लगा। अब राधा अपने इस आर्थिक कष्ट को झेलने में असमर्थ हो रही थी। उसकी धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी। अब वो अमन को दूसरी नौकरी की तलाश करने को कहती। देखो अमन, इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजर बसर नहीं होता है। तुम क्यों नहीं दूसरी नौकरी तलाश करते हो? दूसरी नौकरी? ये क्या कह रही हो राधा? इतना आसान नहीं होता है नौकरी मिलना। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। बस थोड़ा सब्र रखो। ये सुनते ही राधा खुशी से अमन से लिपट गई। तुम कितने अच्छे हो अमन, और अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। क्या बात है, आज खाना मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, अभी देती हूँ। राधा खुशी खुशी खाना परोसने लगी, जैसे मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। अब तो रोज पूछती, अमन कुछ पता किया कि नहीं? राधा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पता तो किया, पर निराशा ही हाथ लगी। इस महामारी में कोई भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे रहा है। कितनों की तो नौकरी चली गई। तुम अपने किसी मित्र से क्यों नहीं कहते? शायद कुछ मदद मिल जाए। राधा ने व्याकुलता से कहा। ठीक है, देखता हूँ। और अमन चादर तानकर सो गया। राधा की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। राधा रात भर करवटें बदलती रही, अब तक जब तक अमन घर नहीं आ जाता। राधा का मन किसी काम में नहीं लगता।
उसे तो बस अपने सपनों के आगे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। उसका अपने बच्चों और पति पर से भी ध्यान नहीं रहता। उसके व्यवहार के इस परिवर्तन से अमन काफ़ी चिंतित हो जाता। राधा को बहुत समझाया करता, परंतु राधा उसकी बातों को गौर नहीं करती। फिर से घर में कलह शुरू हो गया। राधा किसी भी तरह मान नहीं रही थी। इसी तरह लड़ते झगड़ते दिन बीत रहे थे। अचानक राधा ने कहा, अमन, तुम्हारे मालिक हमेशा 2 दिन के लिए तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं और वो तुमसे कोई हिसाब भी नहीं पूछते हैं। तुम जितना भी चाहो उतने रुपए कम बता सकते हो। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो और वो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे हैं। इतना तो बनता है। कैसा रहा मेरा आइडिया? ये सुनते ही अमन चिल्ला पड़ा, राधा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिस मालिक ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी उसी से मैं गद्दारी करूं तुम्हारी चंद खुशियों के लिए? शर्म करो जरा। राधा, बहुत हरिश्चंद्र की औलाद मत बनो। नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम। और को देखो कितना ऐशो आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। अपने ही घर में देखो, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, सब कितने सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको उनके यहाँ जाने में भी शर्म आती है। मुझे बस तुम अपने उसूलों को मेडल बनाकर गले में लटका लो। देखिए उससे पेट भरता है क्या? राधा की बातें सुनकर अमन दंग रह गया। राधा, तुमको समझा पाना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन सा लगता है। इतना कहकर अमन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। चाय की दुकान पर बैठकर यही सोचता रहा कि कैसे समझाऊं राधा को, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज के इस कलह भरे माहौल से कैसे छुटकारा पाएं? सुबह से शाम हो गई मगर अमन नहीं दुकान गया और नहीं घर आया। बच्चे बार बार घर के दरवाजे के पास आकर झांकते कि शायद अब पापा आ जाएं, मगर उस रात अमन घर नहीं आया। अब राधा भी चिंतित होने लगी, कहाँ होंगे अमन? रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दौड़कर दरवाजा खोला। अमन को देखते ही लिपट कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। बच्चे भी रोते रोते सो गए। कितना इंतजार किया, कहाँ थे? अमन कुछ नहीं बोला और चुपचाप नहाने चला गया। राधा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अमन को दिया। मुझे भूख नहीं है। राधा, तुम खा लो। अमन, मुझे माफ़ कर दो और नाश्ता कर लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम्हारी कसम, तुमसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। तुमसे दोनों ने संग में नाश्ता किया। अमन अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। राधा ने भी किसी तरह परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और हंसी खुशी जीने लगे। कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती, और यही हुआ राधा और अमन के जीवन में। भूचाल सा आ गया उनकी ज़िंदगी में और उस भूचाल का नाम था ठेकेदार माधव। ठेकेदार माधव अमन का दूर के रिश्ते का भाई लगता था और दोनों बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे। इसीलिए मित्रता भी दोनों में बहुत थी, परंतु दोनों की आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर था। माधव एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसी वजह से अमन उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करता था, क्योंकि माधव अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर थोड़ा अपनी मनमर्जी करता था और आवारागर्दी में भी तल्लीन रहता था, जो अमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उससे दूर ही रहना पसंद करता था। एक दिन बाजार में अमन की मुलाकात माधव से हो गई। अरे अमन, मेरे यार, मेरे भाई, कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। ये कहकर दोनों गले लग गए। और कैसी कट रही है तेरी ज़िंदगी? क्या चल रहा है? शादी वादी किया कि नहीं? माधव ने एक सांस में ही सारे सवाल कर बैठा। अरे नहीं यार, शादी वादी के पचड़े में कौन फंसे। मैं तो अभी आज़ाद रहना चाहता हूँ, हंसते हुए माधव ने कहा। और तू बता, तेरा क्या रहा? मैंने तो शादी भी कर ली और बाप भी बन गया, अमन कहकर ठहाके लगाने लगा। अरे वाह, बता, भाभी और बच्चों से कम मिलवाएगा? अभी चलो, अमन ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, आज रहने दो, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, निपटाना है। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब आऊँगा। माधव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर दोनों गले मिलकर चले गए। शाम को घर आते ही अमन ने राधा को सारी बात बताई। राधा बोली, अचानक से ये दोस्त कहाँ से आ गया? आपने कभी नहीं बताया। अरे नहीं राधा, पढ़ाई करने के बाद हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी को कहाँ फुर्सत की। कोई मिलने आए तो अपने किसी काम से कानपुर आया और काम खत्म होते ही वापस लखनऊ लौट जाएगा।
हमारी अचानक से बाजार में मुलाकात हो गई। हालचाल पूछा, उसने कहा कि भाभी और बच्चों से कब मिलवा रहे हो, तो मैंने उसे बुलाया है। वो खुद फ़ोन करेगा। 2 दिन बाद ही माधव का फ़ोन आया और अमन उसे घर लेकर आया। माधव ढेर सारी मिठाई, फल और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया। अरे माधव भाई, इन सब की क्या ज़रूरत थी? माधव ने कहा। एक तरफ भाई बोलता है और दूसरी तरफ कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है? अरे भाई, मैं इनका चाचा हूँ, इस नाते तो मेरा पूरा हक बनता है। तभी राधा चाय नाश्ता लेकर आई। इनसे मिलो, ये मेरे भाई, शायद भाई कम और दोस्त ज़्यादा हैं। और ये मेरी पत्नी राधा। माधव राधा को निहारता रह गया। राधा है ही इतनी सुंदर। अरे वाह भाई, लगता है कि नहीं कि भाभी 2 बच्चों की माँ है। इतना सुनते ही राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और इतराते हुए अमन से बोली, बस आपको मेरी कदर समझ नहीं आती है। अमन एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, जाने मन, कदर तो तुम्हारी बहुत करता हूँ, बस तुम समझ नहीं पाती। माधव ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाभी जी, ये देवर है ना आपका कद्रदान। और सभी हंसने लगे। देवर जी, खाना यहीं खाकर जाइएगा। हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल, जो आप कहो, सब सर आँखों पर। माधव और राधा दोनों बातों में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें अमन का तनिक भी ख्याल न रहा। अमन को बहुत असहजता महसूस हो रही थी राधा को इस तरह बेफिक्र होकर बातें करना। कहीं न कहीं अमन को परेशान कर रही थी। अपने को सामान करते हुए बोला, अरे राधा, अपने देवर का बस बातों से ही पेट भरोगी कि कुछ बनाओगी भी? खाने का समय हो रहा है और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। भूखे पेट भेजने की तैयारी है क्या? अमन की बात पर सब हंसने लगे। जी जी, अभी बनाती हूँ। और राधा उठकर चली गई। खाना खाने के बाद माधव जाने लगा तो राधा बोली, देवर जी, जब तक आप यहाँ हैं तब तक शाम को यहीं खाने के लिए आ जाया करिएगा। राधा ने मानो माधव के दिल की बात कह दी हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी जी, आप कहें और हम ना आए, कहकर हंसने लगा। अमन ने भी फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई, राधा सही कह रही है। राधा को न जाने क्या मिल गया हो, इतना खुश हो रही थी, परंतु अमन अंदर ही अंदर किसी बुरी आशंका से डर रहा था। अमन माधव की हरकत से बचपन से ही वाकिफ था, मगर उसे लगा कि वो मेरा भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी उसने राधा को समझाते हुए कहा, राधा, ये बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुमने बिना सोचे समझे माधव को रोज खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। रोज कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, इससे हमारे महीने भर का बजट हिल जाएगा। और अगर अच्छे से खाना नहीं खिलाया तो हमारी बेइज्जती होगी, सो अलग। कुछ तो सोचा करो तुम भी ना। अमन राधा तो न कर बोली, कितने अच्छे हैं देवर जी, कितना सामान लेकर आए हमारे लिए। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनके काम आ सकें। ज़्यादा मत सोचो, मैं सबसे सब संभाल लूँगी। चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई। अमन रात भर करवटें बदलता रहा। उसके मन में, मस्तिष्क में एक अनजाना सा भय घर कर चुका था। फिर भी वो अपने मन को समझाने में लगा, सब ठीक है। यही सोचते हुए सुबह हो गई। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इधर राधा बेसब्री से माधव के आने का इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से खाना बना लिया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। आम सामने अमन को देखकर बोली, आप? क्यों, मैं हूँ, क्या मतलब? मैं तो रोज़ इसी समय आता हूँ, आज तुम चौंक क्यों गई? अरे नहीं, बस मैंने सोचा कि माधव हैं। राधा की बात बीच में ही काटते हुए अमन ने कहा। राधा बिल्कुल सब कपा गई। अरे नहीं जी, आप तो नाराज़ हो गए। राधा मनाने के अंदाज में दुलारने लगी। चलिए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि माधव की आवाज़ सुनाई दी। मुझे भी चाय पीना है भाभी जी। अरे देवर जी, आइए बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर राधा चाय बनाने चली गई। लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, हंसते हुए बोली। भाभी जी, आज तो आप कमाल की लग रही हैं, नज़र उतार लीजिएगा, कहकर माधव हंसने लगा। साथ में राधा और अमन भी, मगर अमन के मन का भय उसकी हंसी के आड़े आ रही थी। तभी एक पैकेट और खाने पीने की चीज़ राधा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके और बच्चों के लिए है। राधा ने खुश होकर तुरंत सारा सामान ले लिए, परंतु अमन ने टोका और, अरे माधव, ये सब अच्छा नहीं लगता। राधा, सामान वापस करो। तो माधव ने अमन को टोकते हुए कहा, माधव, क्या तुम मुझे पराया समझते हो? फिर तो मैं भी चलता हूँ, खाना होटल में ही खा लूँगा। राधा ने भी तुरंत माधव के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आखिर आपके भाई हैं और मेरे देवर जी हैं।
अपना समझकर ही तो आए हैं, आप भी ना। अमन बहुत सोचते हैं, अपनों में कैसी झिझक भला बताओ। अमन मन मारकर चुप हो गया। उसने राधा से कहा, भाभी जी, पता नहीं आपको गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। राधा ने पैकेट खोलकर देखा, उसमें सुंदर सी साड़ी थी, जिसे देखकर राधा उछल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अमन को राधा का ये व्यवहार कतई अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो मूक दर्शक बना बैठा रहा। अब ये सिलसिला जब तक माधव दिल्ली लौट नहीं गया तब तक चलता रहा। माधव के जाने के बाद अमन को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिनों बाद ही अमन और राधा की शादी की सालगिरह थी। अमन ने राधा को एक साड़ी दी और कहा, शाम को तैयार रहना, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे, बाहर ही खाना भी खाएंगे। राधा ने ठीक है। शाम को अमन घर आया तो राधा को देखकर बोला, ये क्या, मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये तो माधव की दी हुई साड़ी है ना। अरे अमन, साड़ी ही तो है, पहन ली मैंने, और फिर बाहर भी तो जाना है, तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, महंगी साड़ी पहनूंगी। तो अमन बहुत उदासी से बोला, हम और दोनों अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने निकल जाते हैं। तभी अचानक माधव का फ़ोन आ जाता है। हेलो, तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, हम लोग थोड़ा मंदिर आए हैं। अभी अमन बोल ही रहा था कि राधा ने फ़ोन छीन लिया और बोली, अरे देवर जी, आज बहुत मौके से आप आए हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह है और हम लोग आज बाहर ही खाना खाएंगे। आप यहीं हैं तो आप भी आ जाइए, सब मिलकर मज़े करेंगे। बिल्कुल भाभी, बस अभी आया। बताइए आप लोग कहाँ हैं? पुराना हनुमान मंदिर है, वहीं आ जाइए। राधा की इस बात से अमन बहुत दुखी हुआ, मगर कुछ कह नहीं सका। माधव के पहुंचते ही सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, परंतु माधव ने कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आप लोगों के लिए, और कार की तरफ इशारा किया। सभी को लेकर एक अच्छे होटल में खाना खिलाने ले गया। वहां पहुंचते उनका शानदार स्वागत हुआ। केक कटा और एक खूबसूरत सा तोहफा भी माधव ने दिया अमन और राधा को, और फिर सब घर लौटे। राधा ने तो अपने को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझ रही थी। गिफ्ट खोलते ही राधा उछल पड़ी। माधव ने उसे मोबाइल फ़ोन दिया और अमन को महंगी सी घड़ी। ये सब देखकर अमन की टेंशन बढ़ती जा रही थी, मगर राधा अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। आज उसे वो सब मिला जिसकी तमन्ना उसे हमेशा रहती थी। उसके मुंह से माधव की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही सबसे बड़ा कारण था अमन की परेशानी। शादी की सालगिरह के बाद तो राधा के दिल दिमाग में जैसे माधव बसता जा रहा था। दिन रात बस माधव की बातें राधा की जुबान पर चढ़ी रहती थी, और इधर अमन की मनोदशा बहुत खराब हो रही थी। वो जब भी राधा को समझाने लगता, राधा तुरंत उसकी बात काट देती। तुमसे तो कुछ होता नहीं, अगर कोई हमें थोड़ी खुशी दे रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता। वो आपसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे, आपको क्यों बुरा लगता है? राधा के इस बदलते व्यवहार से अमन बेहद चिंतित रहने लगा। राधा महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी थीं। राधा को जब से मोबाइल फ़ोन मिला तब से राधा बस दिन रात माधव से बातें करने में बिताने लगी। अमन और बच्चों के प्रति वो लापरवाह होते जा रही थी। इधर माधव भी राधा खूबसूरती पर फिदा था, और उसको राधा की कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। उसने तो अब कानपुर में भी अपना घर खरीद लिया। अब तो माधव बेधड़क होकर राधा के पास किसी भी समय आने लगा। यहाँ तक कि अमन जब घर पर नहीं होता तब भी वो आने लगा। माधव और राधा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं। एक दिन मौका देखकर माधव ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे बिना अब मेरा दिल नहीं लगता, और राधा को प्यार से सहलाने लगा। राधा ने भी बिना विरोध किए ही अपने को माधव की आगोश में सौंप दिया। जब प्यार का खुमार उतरा तो राधा एकदम से रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? अमन को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अरे राधा मेरी जान, अमन को बताने की ज़रूरत क्या है? और जब कोई बताएगा नहीं तो वो कैसे जानेगा? बच्चे तो स्कूल में हैं, अब बचे हम और तुम मेरी जान। और उसने फिर राधा को अपने आगोश में भर लिया। अब तो माधव आए दिन राधा को कीमती तोहफे देता और राधा उसकी हवस को मिटाती रहती। राधा और माधव की करतूतों के चर्चे अब धीरे धीरे आस पड़ोस में होने लगे। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। अमन को चलते राह कुछ कमेंट भी सुनने को मिलते, अरे अमन, जरा बीवी का ध्यान रखा करो, वरना एक दिन फुर्र से उड़ जाएगी। अमन जब राधा से पूछता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो राधा विफर जाती, कहने लगती, लोगों को हमारा अच्छा पहनना ओढ़ना देखा नहीं जा रहा, सब जलते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करो। अमन के मन में शक ने घर बना लिया था। एक दिन अचानक से वो दोपहर में ही घर पहुंच गया। घर के बाहर माधव की कार देख उसका माथा ठनका।
उस दिन वो चुपचाप वापस चला गया अपने काम पर और शाम को घर आया तो उसने राधा से बातों बातों में पूछा कि बहुत दिनों से माधव नहीं आया, क्या बात है? चलो फ़ोन करके पूछता हूँ। अरे जाने दीजिए, हो सकता है देवर जी अपने काम में व्यस्त होंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो खुद ही आएंगे, राधा ने कहकर बात को टालते हुए कहा। अच्छा चलिए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मगर अमन की बात से राधा अंदर से डर गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। उसने मौका मिलते ही माधव को फ़ोन कर दिया। अभी कुछ दिनों के लिए न आए। एक हफ्ते बाद माधव फिर आया राधा के पास। उसी दिन अचानक से बच्चों के स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। बच्चे घर आए तो राधा और माधव दोनों सहम से गए। आज उनकी चोरी पकड़ी गई थी। माधव ने तुरंत बाजार से ढेरों खाने पीने की चीज़ लाकर बच्चों को दिया। बच्चे खुश हो गए। शाम को अमन घर पर आया तो बच्चे खुश होकर बोलने लगे कि आज तो माधव चाचा आए थे और हमारे लिए ढेरों खाने की चीज़ें लेकर आए थे। राधा, तुमने मुझे बताया नहीं कि माधव आया था? अमन ने नाराज़गी जताते हुए कहा। राधा सकपका गई, हकलाते हुए बोली, वो क्या? वो अमन ने झुंझलाकर कहा। अरे वो क्या ना है ना, देवर जी को कुछ काम से इधर आना था तो वो कुछ देर के लिए इधर भी हो लिए थे। अमन कुछ बोले बगैर ही चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने राधा से कहा कि आइंदा से मेरी गैर हाजिरी में माधव घर में ना आए तो अच्छा होगा। राधा शांति से सुनती रही, कुछ बोली नहीं। सुन रही हो कि नहीं? राधा, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, आइंदा से ध्यान रखना, तुम, अमन ने कड़क आवाज़ में कहा। तो राधा सहम गई। हाँ, पर मैंने थोड़ी ना बुलाया था, आप भी ना। आप ही बताइए, कोई घर आए तो भगा थोड़ी ही दूंगी। ठीक है, मगर आइंदा ध्यान रखना। ठीक है बाबा, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, राधा ने थोड़ा सामान्य होते हुए कहा। दूसरे दिन माधव जैसे ही आया, राधा ने उससे कहा, लगता है कि अमन को मुझ पर शक हो गया है। शायद आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगा है। अब कुछ दिनों के लिए तुम मत आना। माधव राधा को बाहों में भरकर बोला, जाने मन, प्यार किया तो डरना क्यों? हटो, तुमको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान निकल जाती है। अमन के सवालों से तुम्हें क्या, जिंदगी में मेरी नरक बन जाएगी। तुम तो पल्ला झाड़कर चलते बनोगे। अरे नहीं जाने मन, तुमको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा। तो मैं सच में? राधा राधा ने माधव का हाथ पकड़ते हुए पूछा। बिल्कुल सच। तुमको कोई शक है क्या? माधव ने हंसते हुए राधा से पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रही थी। अब हो गई तसल्ली? माधव ने पूछा। हाँ हो गई, राधा ने इतराते हुए कहा। माधव का जुनून राधा के दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ था कि उसे ना अपने बच्चों की और ना ही अपने पति अमन की फिक्र थी। उसको केवल माधव की अमीरी, उसका पैसा और रुतबा दिखाई दे रहा था। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा औरत है और 2 बच्चों की माँ है। इन सबसे परे राधा को बस अपने सपनों को पूरा करने की तमन्ना ने अपने ज़मीर को कब का खो दिया था। राधा को स्वयं ही नहीं पता था। और अमन भाई, क्या हालचाल है? घर लौटते समय अमन को पड़ोसी मिल गया। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भाई। आजकल आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं? लगता है मेहमान नहीं तो, अमन ने चौंकते हुए कहा। क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी तो कार से वापस गए हैं, मैं तो अक्सर ही देखता हूँ उनको। अरे वो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा चलता हूँ, राधा इंतजार कर रही होगी। अमन ने जल्दी से बात खत्म किया और विचलित मन से तेजी से घर की तरफ बढ़ गया। राधा ने दरवाज़ा खोला। अमन घर में घुसते ही राधा पर बिफर पड़ा। आज फिर आया था माधव? लगभग चिल्लाते हुए पूछा। राधा चुपचाप खड़ी रही। बोलती क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। राधा भी आज विद्रोह पर उतर आई थी। हाँ आए थे तो क्या? तुमको मना किया था मैंने कि उससे दूर रहो। जब मैं घर में नहीं रहता हूँ तुम क्यों आने देती हो उसको? मैं नहीं रोकूंगी उन्हें। मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी मन की हर चीज़ ला कर देते हैं। मैं क्यों रोकूं उन्हें? जो तुम नहीं दे पाए कभी, वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरी राधा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन अपना आपा खो बैठा और एक झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया। राधा के गाल पर बेशर्मी की हद पार कर दी। तुमने हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया। तो मैं कौन सी इज्जत? इज्जत से पेट नहीं भरता है किसी का। अपनी इज्जत अपने पास रखो। तुम ही को मुबारक हो तुम्हारी इज्जत। मुझे ऐसी ज़िंदगी रास नहीं आती। राधा चिल्ला पड़ी। अमन, मुझे तो पहले से ही शक था, तुम्हारे लक्षण नजर आ रहे थे मुझे। खबरदार, जो आगे से माधव को घर में घुसने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
समझ लेना बच्चों को सहमा देख अमन उन्हें अपने साथ सुलाने लेकर चला गया। राधा बुद्ध की तरह खड़ी रही। आज उसे अपनी खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसके आंखों पर जैसे पैसों की चकाचौंध की पट्टी बंध गई थी। उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला लिया। सुबह होने का इंतजार करने लगी। अमन भी आज काम पर नहीं गया। कल की बात से काफ़ी दुखी था और मन उदास था। एक अनजाने डर से उसने अंदर तक झकझोर दिया था। उसने अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। राधा ने आज कोई काम भी नहीं किया, ना ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और न ही घर का कोई काम किया। बस बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा लगभग दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला। माधव को देखते ही उससे लिपट कर बोली, प्लीज़ माधव, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अमन अवाक खड़ा राधा को देखता रहा। बड़ी हिम्मत करके बोला, राधा ये क्या कह रही हो? ये घर, ये बच्चे और मैं, सब तो तुम्हारे ही हैं। हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? होश में आओ राधा, अपनी ज़िंदगी नरक में मत झोंको। ये माधव केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। राधा मेरी बात सुनो। बच्चों की खातिर कुछ तो सोचो। मगर राधा, जिसे अपनी खुशियों के आगे सारा जहान बेकार लग रहा था, अमन माधव के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मेरी गृहस्थी बर्बाद मत करो माधव। माधव ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये राधा का फैसला है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं, वासना है जिसने राधा को अंधा बना दिया है। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यही सही है, ये मेरा फैसला है, मैं अब अपने फैसले को बदल नहीं सकती। और वो अपना बैग उठाकर माधव के साथ चली गई। पीछे पीछे छोड़ गई अमन के लिए दुखों का सागर, जिससे निकल पाना अमन के लिए बहुत नामुमकिन सा था। राधा के जाने के बाद अमन के सामने हजारों मुश्किलें खड़ी हो गईं। कैसे लोगों का सामना करेगा? क्या जवाब देगा? उनके सवालों का बच्चों को अकेले कैसे संभालेगा? कई दिनों तक उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मजबूरी में निकलना भी पड़ता तो अंधेरे में चोरी चुपके से जाता। मगर कितने दिन तक ऐसा चलता? आखिर लोगों का सामना करना ही पड़ा। अमन लोगों के जलील करने वाली बातें सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाता। सिर झुकाए चुपचाप निकल जाता। धीरे धीरे लोगों के ताने भी बंद हो गए और अब अमन के प्रति सहानुभूति होने लगी। कहते हैं ना कि दुख और सुख दोनों ही सहते सहते कुछ दिनों में सामान्य सा प्रतीत होने लगता है। अमन भी इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ चुका था। सभी पड़ोसी बच्चों की देखभाल में अमन की बहुत मदद करते थे। राधा अपने सपनों की दुनिया में आज़ाद होकर उड़ रही थी। ना कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला। मानो सारे जहान की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दिया हों। माधव ने सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, जैसे कि पैसे की चकाचौंध में लुप्त हो गई थी। उसे कभी भी अपने बच्चों की और ना ही अमन की याद आई। उसकी दुनिया जैसे माधव से शुरू होकर माधव तक ही खत्म हो गई थी। माधव भी उसे सर आंखों पर बैठा कर रखता था। ये सिलसिला कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत के तरानों में गुजरता रहा। फिर धीरे धीरे इसका नशा माधव के सिर से उतरने लगा। माधव जो कभी इस डाल का पक्षी तो कभी उस डाल का पक्षी, उसका मन एक जगह कहाँ लगने लगा। भला धीरे धीरे माधव घर पर देर से लौटने लगा। अब राधा की चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन मौका देखकर बोली, माधव, आप अपने माता पिता से कब मिलवाएंगे मुझे, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। तभी तो हम आपकी पत्नी का दर्जा पा सकेंगे। माधव शांत रहा। बोलिए ना माधव, कब ले चलेंगे मुझे उनके पास? अरे क्यों परेशान होती हो तुम? मौका देखकर चलते हैं। अभी इधर बहुत काम है मुझे, पक्का? राधा ने हाथ बढ़ाकर पूछा। माधव ने भी उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल पक्का। राधा खुश तो हो गई, मगर उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था। कहीं माधव उसे धोखा तो नहीं दे रहा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। काफ़ी महीने बीत गए। राधा माता पिता से मिलने को राधा कहती और माधव टालता रहता। अब तो माधव कई कई दिन राधा के पास नहीं आता। राधा के पूछने पर बताता, काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आ नहीं पाता हूँ। अब तो धीरे धीरे राधा के खर्चे पर भी रोक लगाने लगा। राधा, कितने खर्चे हैं तुम्हारे, थोड़ा कंट्रोल करो तुम। अरे वाह माधव, पहले तो कभी नहीं टोका, अब अचानक से मेरे खर्चे दिखने लगे। और नहीं तो क्या, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। माधव ने तेज आवाज़ में कहा, अच्छा, जब अपना मतलब निकालना था तो हम बहुत अच्छे थे। आज हम इतने बुरे हो गए हैं कि मेरे खर्चे अब बोझ लगने लगे।
माधव झुंझलाहट में बाहर चला गया और राधा माधव के इस बदले व्यवहार से दुखी होकर रोने लगी। धीरे धीरे राधा और माधव के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। राधा को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। जब माधव घर आया तो राधा सामान्य होकर उससे बातें करने लगी, मगर माधव का मन राधा से भर चुका था और वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने की सोचता रहता। राधा कुछ दिनों से अपने को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी। माधव ने अब एक नया बसेरा बना लिया था। अब वो ज़्यादातर वहीं रहता था। एक दिन राधा ने पूछा, माधव, आज हम कहीं बाहर चलें? बहुत दिनों से हम साथ में कहीं नहीं गए। माधव ने कहा, नहीं, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं कल शाम तक वापस आऊँगा। राधा शांत हो गई और सोचने लगी कि आजकल माधव मुझसे खींचा खींचा सा रहता है। माधव के जाने के बाद शाम को राधा भी मन बहलाने के लिए पास के बाजार में निकली। अचानक उससे वो चौंक गई। ये तो माधव की कार है। और उसने ड्राइवर से पूछा, साहब कहाँ हैं? ड्राइवर ने कहा, रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। क्या? पर उनको तो बाहर जाना था। नहीं मैडम जी, साहब को कहीं नहीं जाना था। ठीक है, साहब को कुछ नहीं बताना, राधा ने ड्राइवर से कहा और मुंह पर मास्क लगाकर उसी रेस्टोरेंट में अंदर गई और कोने की टेबल पर बैठ गई, मगर उसे माधव कहीं नजर नहीं आया। क्या लेंगी मैम? वेटर ने पूछा। राधा ने कहा, कॉफ़ी। राधा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कॉफ़ी मैम? हाँ, रख दो। तभी उसने माधव को एक लड़की के साथ प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देखा। उसने झट से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। माधव के जाने के बाद राधा घर लौट गई। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने माधव को फ़ोन किया, आप कब तक आएंगे? मैं कल तक आ जाऊंगा, काम खत्म होते ही। कौन सा काम और कहाँ? उस रेस्टोरेंट में उस चुड़ैल के साथ। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? माधव, ये बकवास है। राधा, बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। माधव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस चुड़ैल के साथ। वो मेरी क्लाइंट है। राधा, मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी घर आओ। ठीक है, आता हूँ। माधव के आते ही राधा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन है वो? कहाँ ना? मेरी क्लाइंट है। झूठ मत बोलो। मुझे अगर धोखा दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। माधव, समझ लेना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उस चुड़ैल को घर में घुसने नहीं दूंगी। कैसी पत्नी? कौन सा पति? तुम केवल घर से भागी हुई औरत हो। माधव आए थे। राधा तिलमिला उठी। तुम मुझे लेकर तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। हाँ राधा, तुमको लेकर जरूर आया हूँ, मगर तुमसे मैंने शादी तो नहीं की। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? और बिना शादी के साथ में रहने वाली औरत को क्या कहते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? माधव, राधा चिल्ला उठी। चिल्लाओ नहीं राधा। तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जो औरत अपने बच्चों और पति की नहीं हो सकी, चंद रुपयों की खातिर अपनी इज्जत बेचती, उस औरत को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्यार, ये किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से, मेरे रुतबे से प्यार है। ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता। जहाँ पैसा देखा वहीं चल देती हैं। जैसे तुमने अपने इतना प्यार करने वाले पति को और मासूम बच्चों को क्षण भर में छोड़ दिया। राधा बुत बनकर खड़ी रही। सच तो कह रहा है माधव। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने अरमानों के लिए बलि चढ़ा दिया। काश मैं अमन की कही बात को नज़रअंदाज नहीं करती, इस बनावटी दिखावा और चकाचौंध के माया जाल में ना फंसती। माधव कब घर से बाहर चला गया उसे पता ही नहीं चला, और जब आया तो राधा के होश उड़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? माधव के साथ में उसी रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखकर कहा, ये अब यहीं रहेगी मेरे साथ? शायद राधा को इसकी कल्पना भी नहीं थी। ये क्यों यहाँ रहेगी? राधा विफर पड़ी और माधव को पकड़कर झंझोड़ कर पूछा, बताओ ये क्यों रहेगी? मेरे होते ये नहीं रह सकते। निकालो इसको यहाँ से। राधा अपना आपा खो बैठी। वो माधव को बुरी तरह नोचने लगी। माधव ने भी राधा को बहुत मारा। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन बीत चुके, ना वो लड़की गई और ना ही राधा और माधव का झगड़ा खत्म हुआ। आज सुबह ही माधव ने राधा को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी और भागकर सीधे अमन के पास गई। अमन घर पर नहीं था। बच्चों को देख लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। बच्चे भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर सहम गए। मम्मी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? राधा निशब्द थी, बस रोए जा रही थी। शाम को अमन घर आया तो राधा को देखते ही आग बबूला हो गया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ़ कर दो अमन, राधा कहकर रोने लगी। माफ़ी कैसे कर दूँ? तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। अमन बिफर पड़ा। जैसे ऐशो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर
जाने में ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। अब तुमको तुम्हारी वही ज़िंदगी मुबारक हो। हमारी ज़िंदगी में फिर से ज़हर मत घोलो। प्लीज़ अमन। राधा अमन का पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अमन। अमन ने राधा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बहुत देर तक राधा दरवाजे के पास बैठी रही, फिर उठकर चली गई और माधव के घर आई, पर माधव ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। राधा को अब कोई किनारा नहीं नज़र आ रहा था और उसने माधव के घर के बाहर ही ज़हर खा लिया। अरे वो देखो, ठेकेदारनी को कुछ हो गया। वो सड़क पर बेहोश पड़ी है, इसको अस्पताल ले चलो। ठेकेदार को बुलाओ। बाहर शोर की आवाज़ सुनकर माधव बाहर निकला तो देखा कि राधा हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसे वहीं छोड़कर पुलिस के डर की वजह से शहर छोड़कर भाग गया। एक गहरी सांस लेकर आशा जी ने कहा, आखिर क्या हासिल हुआ? राधा को झूठे प्यार और चंद रुपयों और गहनों की मृगतृष्णा में ऐसी फंसी कि अपनी खुशहाल जिंदगी तबाह कर ली। उसकी चाची, ओ चाची क्या हुआ? अंदर आ जाओ। छोटू कुछ पता चला? क्या हुआ? हाँ मैं अभी अस्पताल गया था। अब तुझे क्या पड़ी थी अस्पताल जाने की? अरे पता है वहाँ पुलिस पहुँची थी। राधा को थोड़ा होश आया तो पूछताछ किया। ठेकेदार तो अपनी जान बचाकर भाग गया। राधा ने उसी का नाम लिया है, अब वो बचेगा नहीं। राधा ने उस पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया और धोखे से उसे फंसाने का भी आरोप लगाया। अस्पताल में मैंने उसके पहले पति अमन को भी देखा। अच्छा, वो क्या कर रहा था वहाँ? पता नहीं चाची, राधा को कोई देखने वाला नहीं है। शायद तरस आ गया होगा। डॉक्टर बता रहे थे कि 24 घंटे अगर अच्छे से बीत गए तो राधा खतरे से बाहर आ जाएगी। चलो अच्छा है, अब अमन के अलावा है ही कौन उसका? ठेकेदार तो भाग गया। भला हो उस अमन का कितना नेक दिल इंसान है, इतना सब होने के बावजूद राधा का ध्यान रख रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ चाची। पापा आवाज़ सुनकर अमन चौंक गया। क्या है बेटा? पापा मुझे मम्मी के पास जाना है। चलो ना। अमन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, जाए कि नहीं। अमन बेटा ये खा लो तो तुम लोग भूखे होगे। अमन की पड़ोस की चाची खाना रखते हुए बोली, खा लो बेटा, ऊपर वाला ना जाने इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है तुम्हारे पापा। चलो ना मम्मी के पास। अमन से बच्चे फिर जिद करने लगे। देख रही हैं चाची, इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब इस घर में तेरी मम्मी के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं अमन बेटा, शायद ज़िंदगी तुमको एक मौका फिर से दे रही है। शायद यही ईश्वर की मर्ज़ी है, अपने लिए नहीं तो बच्चों की खातिर ही सही। तुम्हें एक बार तो राधा के लिए फिर से सोचना चाहिए। मैंने दुनिया देखी है बेटा, कैसे गुजरेगा तो इतनी पहाड़ सी ज़िंदगी। दूसरी ब्याह कर लाएगा तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब राधा जाएगी भी तो कहाँ? वो धोखेबाज तो उसे छोड़कर भाग गया और आखिर तुम ही तो उसकी देखभाल कर रहे हो। भुला दो सारी बातें एक बुरे स्वप्न की तरह और अपना लो राधा को। ये बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। मैंने राधा की आंखों में पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव स्पष्ट देखे हैं। ईश्वर भी एक बार मौका देता है बेटा, हम तो इंसान हैं। खाना खा लेना तुम लोग। अच्छा मैं चलती हूँ। अमन रात भर बस चाची की कही बातें ही सोचता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता बनाया, तब तक बच्चे भी उठ गए। अमन ने कहा, चलो जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करो। अच्छा पापा, फिर हम मम्मी को लेकर घर आएंगे ना? अमन कुछ बोले बगैर ही चाय बनाने लगा। तुम सब जल्दी करो, बोलो ना पापा मम्मी को अपने साथ लेकर आएंगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल लेकर आएंगे, अब जल्दी करो, बच्चों के तो मानो पंख लग गए हों। सब नाश्ता करने के बाद अस्पताल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर साहब अब कैसी है राधा? अमन ने राउंड पर निकले डॉक्टर से पूछा। अब वो खतरे से बाहर है। अगर अभी कमजोरी बहुत है, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा और बीच बीच में चेकअप के लिए भी आना पड़ेगा। क्या राधा को घर ले जा सकते हैं? अमन ने पूछा। अभी नहीं, कल सुबह ही डिस्चार्ज करेंगे उन्हें। अमन और बच्चे सुबह अस्पताल पहुंचे और राधा को डिस्चार्ज कराकर निकल पड़े एक नई मंजिल की तरफ, अपने जीवन में एक नई उड़ान भरने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।